हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, चलिए अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और एक एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दें, दोस्तों को बुला लें जिससे हम लोग क्लास को अच्छे से शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्रिकेट क्षेत्र से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है एक दो क्लास पहले ही मैंने आपको बताया था ये नाम, रेहान अहमद, जो कि टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, यानी सबसे युवा खिलाड़ी बने। तो रेहान अहमद ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड ये बनाया है कि इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट ले लिए हैं। तो इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी सीरीज चल रही है, डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड मैच के दौरान 18 साल और 126 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने 48 रन देकर 5 विकेट ले लिए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल सारे एग्जाम में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। अब बात क्रिकेट से है तो कमेंट कॉलम में बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। यह है मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 18,000 से भी अधिक रन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए बनाए और 30,000 से अधिक रन पूरे क्रिकेट में उन्होंने बनाए, जिसमें उनके नाम विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी का कीर्तिमान भी है कि अपने जीवन में उन्होंने 100 शतक भी लगाए। ठीक है, तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बताइए कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को किस एक ईयर में भारत रत्न दिया गया था, और वो सबसे युवा तो थे ही, ये तो आपको पता ही है। तो फिर ये बताइए जिस ईयर में इनको भारत रत्न दिया गया उस ईयर में सचिन तेंदुलकर के साथ साथ और किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कमेंट कॉलम में आंसर जरूर दिया करें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे ना तो आपकी ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है तमिलनाडु सरकार से। तो तमिलनाडु सरकार से क्या है न्यूज़? तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है, यानी वहाँ पर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य रहेगा। तमिलनाडु सरकार की बात हुई है तो यहाँ के राज्यपाल है रविंद्र नायर रवि, यानी RN रवि। मुख्यमंत्री है MK स्टैलिन। इसके अलावा क्या आपको पता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। अगर आपने मंदिर नहीं जाने हैं ना, या फिर आपको मंदिर नहीं पता है कि कौन सा मंदिर किस एक राज्य में बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है शाम की क्लास का। मैं आपको बता दूं, शाम को इसी चैनल के माध्यम से एक क्लास की जाती है, 10 से 12 मिनट की क्लास होती है, लेकिन वो क्लास में मैं आपके बीच 40 से 50 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में डेली डिस्कस करता हूँ। तो जो क्लास नहीं देखता है वो जाकर के प्लेलिस्ट में एक एक क्लास को देख सकता है। जिसका जो भी टॉपिक कमजोर है वो उस टॉपिक को देख के आ सकता है। कल मैंने मंदिर डिस्कस किए थे, तो जा करके एक एक मंदिर को आप देख कर आइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में आज क्या है खास? तो अगली न्यूज़ है 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से LPG सिलेंडर उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार, ऐसा राजस्थान सरकार ने कहा है। तो 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी राजस्थान सरकार, ऐसा राजस्थान सरकार ने कहा है। तो राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2023 से ऐसा करने जा रही है कि गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 12 LPG सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने की घोषणा करी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा करी है। और क्यों करी है? तो आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इसको शुरू किया है। अच्छा, आपको याद होगा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत करी थी, जो कि इसी से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
तो अब बात हुई है योजनाओं से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर आप देखना, वहां पर एक योजनाओं का भी वीडियो बना है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख कर आइए और फिर उसको देखकर ही आप कमेंट कॉलम ये बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी। इसके अलावा ये भी बताइए उड़ान योजना की शुरुआत हमारे देश में कब करी गई थी। इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछ लूं, ये बताइए राजस्थान के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज फिर से राजस्थान से है। तो राजस्थान की एक टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, इसने दूसरी बार जीता है प्रो कबड्डी लीग का खिताब। तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार खिताब को अपने नाम किया है। तो मुंबई के डोम NSCI SVP स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पिंक पैंथर्स ने पुनेरी को 33-29 के अंतर से मात दी है। पहली बार फाइनल में पहुंची पुनेरी पल्टन के लिए असलम ईमानदार और मोहित गोयल की हिट जोड़ी काम नहीं कर पाई, जिसके कारण वो और हार गए। तो याद रखिएगा, आपको पता ही है कबड्डी के मामले में हमारा देश हमेशा टॉप पर ही रहता है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि भारतीय कबड्डी टीम के, पुरुष कबड्डी टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है। इसके अलावा आपको पता होगा इस साल तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। भारत ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप अभी हाल फिलहाल में ही जीता है। आपको याद होगा कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया था, अभी 1-2 दिन पुरानी ही न्यूज़ है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि भारत की ब्लाइंड टीम के कैप्टन कौन है। बहुत ही फक्र की बात है, ब्लाइंड टीम ने जीता था, ठीक है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर ये भी बताइए कि भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है। और ये भी बताइए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में गोलकीपर कौन है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है स्मार्ट सिटीज मिशन ने जीता है डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला है। केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है कि डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन को प्लेटिनम आइकन के रूप में चुना गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने बताया है कि डेटा स्मार्ट सिटी पहल एक मजबूत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण कदम है, जो शहरों में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तो कमेंट कॉलम में ये बताइए कि वर्तमान समय में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किस एक मिनिस्टर के पास है। कमेंट कॉलम में बताइए। आप जानते हैं हमारा देश पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना बहुत ही अच्छा कदम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिजिटल होंगी, पेपर पर कम वर्क होगा, तो हमारा देश बहुत जल्दी विकसित होगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया है। तो बाजरा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर को संसद में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। बाजरा खाद्य उत्सव फेस्टिवल के दौरान संसद भवन परिसर में संसद सदस्यों को बाजरा और व्यंजनों की ब्रांडिंग प्रदर्शित की गई और बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ परोसे गए। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम इटली में बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन भी अभी हाल फिलहाल में किया था। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। आपको पता है क्या खाद्य और कृषि संगठन क्या होता है? तो इसको ही फाओ बोलते हैं, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। अगर आपको हेडक्वार्टर देखने हैं ना, तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो को देख लें। आपको उस वीडियो में हेडक्वार्टर का भी वीडियो मिलेगा, जहां मैंने विश्व के प्रमुख संगठनों के हेडक्वार्टर डिस्कस किए हैं। तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कमेंट कॉलम में आप ये बताइए फाओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि कृषि मंत्रालय के वर्तमान में मिनिस्टर कौन है भारत में, केंद्र सरकार के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है जम्मू कश्मीर का बंदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से केटसन में किया जाता है। इस उत्सव में भारी जन भागीदारी देखी गई। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिससे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो जम्मू कश्मीर का बंदीपोरा पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी कर रहा है, याद रखिएगा। अब बात यहाँ पर हुई है महोत्सव की, तो आप जानते हैं खीर भवानी मेला भी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है।
तो कमेंट कॉलम में बताइए खर्ची पूजा कहां पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा लाई हरोबा फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है, कमेंट कॉलम में बताइए। संगाई फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है, ये भी एक कमेंट कॉलम में बताइए। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए लाइव, वो जानते हैं कि मैंने ऑफलाइन क्लास में जो विवेकानंद स्टडी सेंटर कोचिंग में मैं डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर मैंने महोत्सव बहुत ही बार डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय सेना ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए प्रलय नाम की बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त करी है। तो भारतीय सेना पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। न्यूज एजेंसी की माने तो भारत चीन सीमा पर इसे लगाया जाएगा और अगले हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग में इसे मंजूरी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय, जिसे भारतीय सेना लगाने जा रही है और इसकी क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर दूरी की। तो कमेंट कॉलम में बताइए अग्नि मिसाइल, इसकी क्षमता किस प्रकार की है और ये किस प्रकार की मिसाइल है। आप जानते हैं मिसाइलों के प्रकार होते हैं, कोई मिसाइल होती है सतह से सतह में मार करती है, ठीक है, कोई मिसाइल ऐसी होती है जो ऊंचाई से सतह में मार करती है। तो कमेंट कॉलम में बताइए अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। अब आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस एक नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के, कमेंट कॉलम में बताइए। आपको यह भी पता होगा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की बुक है। तो चलिए कमेंट कॉलम में वो आंसर दीजिए जो मैंने आपसे पूछे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस एक रिपोर्ट में जहां पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, वहीं झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड का एसपीआई स्कोर सबसे कम 43.95 और बिहार का एसपीआई स्कोर 44.47 रहा है। रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका गया है। यानी कि सामाजिक प्रगति का कैसा प्रदर्शन चल रहा है, उनके मानक कैसे चल रहे हैं राज्यों में, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया है। याद रखिएगा इस न्यूज को। अच्छा, आपने क्या जाना है कि कौन सी रिपोर्ट को किस एक संगठन द्वारा जारी किया जाता है? नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सबसे पहला वीडियो इसी का मिलेगा जहां मैंने डिस्कस किया है कि कौन सी रिपोर्ट को कौन से संगठन द्वारा जारी किया जाता है। देख कर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ और देखते हैं क्या है खास। अगली न्यूज है, यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी यूएई से यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा, ऐसा यूएई ने कहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जैसा कि आपको याद होगा। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड आ गया था, आपको पता ही है, जिसके कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो फाइनली यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा। आपको पता है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इनके सबके हेडक्वार्टर एक ही जगह है। कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में करी गई थी। आप ये बताइए डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं और डब्ल्यूटीओ के वर्तमान निदेशक का क्या नाम है। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, भारतीय नौसेना को मिली है गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी जिसका नाम है वागीर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर प्राप्त हुई है, जिसे अगले महीने सेवा में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। इस पनडुब्बी को सेवा में शामिल किए जाने से नौसेना की लड़ाकू क्षमता ऐसे वक्त में बढ़ने वाली है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। याद रखिएगा, तो भारतीय नौसेना को एक नई 5वें नंबर की पनडुब्बी मिलने जा रही है जिसका नाम है वागीर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमेंट कॉलम में बताइए कि भारतीय नौसेना को कौन सी 4 पनडुब्बियां दी जा चुकी है। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ। आखिरी न्यूज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने
शून्य बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है कि बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधाओं को फ्री में कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर कई सर्विसेज पर चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है और बैंक की तरफ से मिल रही बैंकिंग सर्विसेज पर ग्राहकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा और वेबसाइट पर जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत भी करी है। तो याद रखिएगा, कमेंट कॉलम में बताइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हर क्लास की तरह मैं आपसे कहूंगा आपको 3 काम जरूर करने हैं। पहली चीज, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। दूसरा काम, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अगर आपको क्लास पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हमारी पहुंचेगी और जहां ऐसे लोगों की मदद भी की जाएगी जिनके पास किसी कोर्स को खरीदने की क्षमता नहीं है। तो सब्सक्राइब भी करिए जितने भी लोग इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। हम आपकी सक्सेस का एश्योर करते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में बताना, वर्क जरूर करना। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।